बहुत पुराने ज़माने की बात है। वो ज़माना अक्लो दानिश का नहीं, बल्कि बात बात पर फैसले करने वाले जालिम और बेवकूफ़ बादशाहों का ज़माना था, जिसके हुक्म की तलवार इंसाफ के गले पर ऐसे चलती थी कि सच्चाई को भी अपनी जान बचाने के लिए छुप जाना पड़ता था। इन्हीं दिनों एक बोसीदा तबाह हाल मोहल्ला था, जिसमें एक गरीब आदमी अपनी बीवी और छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका मकान इतना पुराना था कि आंधी चलती तो दीवारों से गर्द उड़कर फिजा में बिखर जाती, बारिश होती तो छत से पानी टपक टपक कर उनके बिछौने भिगो देता, और सर्दियों में ठंडी हवा ऐसे गुजरती जैसे कोई बर्फ की तलवार जिस्म को चीर रही हो। उस शख्स का नाम हारिस था। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होने के बावजूद उसका दिल बड़ा था। बच्चों को भूखा देख लेता मगर किसी के आगे हाथ न फैलाता। उसकी बीवी भी सब्र और बर्दाश्त रखने वाली औरत थी। लेकिन आखिरकार एक दिन हारिस को फैसला करना पड़ा कि अब इस पुराने मकान में और रहना बच्चों के लिए खतरनाक है। एक रात दीवार का बड़ा टुकड़ा गिरकर उनके पास आ गिरा और बीवी ने खौफ से कांपते हुए कहा, हारिस, अगर आज बच्चे इसके नीचे आ जाते तो? ये जुमला हारिस के दिल पर तीर की तरह लगा। उसने अगली सुबह फैसला किया, मैं नया मकान बनाऊंगा, चाहे पूरी जिंदगी कर्ज में डूब जाऊं। यूं हारिस ने लोगों से उधार मांग मांग कर नया मकान खड़ा करना शुरू किया। दिन गुजरते गए, दीवारें बन गईं, कमरे तैयार हो गए, बाहर का आंगन भी बन गया। मगर जब छत डालने की बारी आई तो उसके पास पैसा खत्म हो चुका था। बीवी ने कहा, हारिस, छत के बिना कैसे रहेंगे? हारिस ने आखिरी बचा हुआ सिक्का हाथ में घुमाया, लंबी सांस ली और बोला, बारिशों में अभी देर है, मैं कुछ दिनों में कहीं से पैसे जमा कर लूंगा, तब तक आरजी छत लगा लेते हैं। यूं उसने छत की जगह बान की टाट बिछा दी और उस पर मिट्टी डालकर एक अस्थायी छत तैयार कर ली। देखने में वो छत ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से कमजोर और नाजुक थी। इन्हीं दिनों एक मशहूर चोर, जिसे लोग अजीर चोर कहते थे, हर रात गांव में घूमता था। वो बरसों से घरों में हाथ साफ करता आया था, लेकिन किस्मत शायद उस रात उसके साथ नहीं थी। उसने हारिस का नया मकान देखा तो दिल में ख्याल आया, हाँ, लगता है ये अमीर हो गया है। नया मकान है, जरूर अंदर अच्छा खासा माल होगा। आज की रात तो मजा आ जाएगा। रात गहरी हुई, चिराग बुझ गए, चांद बादलों में छुप गया और गांव पर खामोशी आसमान की चादर की तरह फैल गई। अजीर चोर अंधेरे में दबे पांव हारिस के घर पहुंचा। वो छत पर चढ़ा ताकि ऊपर से घर में दाखिल हो सके, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम लिए, बान की टाट फट गई। चोर एक चीख मारकर सीधे नीचे जा गिरा। नीचे हारिस अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था। चोर धड़ाम से उसके ऊपर आ गिरा। हारिस घबराकर उठ बैठा। उसने चोर को पकड़ने की कोशिश की, मगर अंधेरे का फायदा उठाकर अजीर चोर भाग निकला। भागते भागते उसके दिल में गुस्सा उबल पड़ा। कैसी नाकिस छत थी, हाथ पांव तोड़ ही डालती। मैं बादशाह के दरबार जाऊंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। और अगली सुबह वो सीधा बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि अजीर चोर, जो रात भर गिरते वक्त की चोटें सहलाता रहा था, अपने सर पर पट्टी बांधे हुए बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। महल एक बुलंद पहाड़ी पर बना था, जहां पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। अजीर चोर हर कदम पर कराह था, लेकिन गुस्से ने उसके दर्द को दबा दिया था। वो सोचता हुआ जा रहा था, मेरी टांगे टूटते टूटते बच गईं। इस सब का कसूर उसी गरीब हारिस का है। छत ढंग की न बना सका, बादशाह जरूर मेरा इंसाफ करेगा। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, मुहाफिजों ने उसे रोका। कौन हो तुम? अजीर ने सीना फुलाकर कहा। मैं मजलूम हूं, बादशाह के हुजूर फरियाद लेकर आया हूं। मुहाफिज मुस्कुराए, क्योंकि रोजाना सैकड़ों लोग यही डायलॉग बोलकर अंदर आने की कोशिश करते, मगर उसकी पट्टी और चोटें देखकर उन्होंने उसे आगे जाने दिया। बड़ी दीवाने खास में बादशाह बैठा हुआ था, वही बादशाह जिसकी अक्ल की तारीफ सिर्फ वही लोग करते थे जो उसकी तलवार के डर से जिंदा रहना चाहते थे।
शहर वाले उसे पीछे से बेवकूफ बादशाह कहते थे, लेकिन सामने कोई बोलने की हिम्मत ना रखता। अजीर चोर बादशाह के सामने पहुंचा और बिना इंतजार किए चीख कर बोला, ए दाना व बीना बादशाह। ये कहकर उसने दिल ही दिल में कहा, अगर सच बोल दूं तो अभी सर कलम हो जाएगा। बादशाह ने नाक सिकोड़ी। क्या मसला है? अजीर ने अपना दर्द भरा ड्रामाई बयान शुरू किया। जहां पना, मैं गरीब आदमी एक घर की छत पर चढ़ा अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ तलाश करने। बादशाह चौंक गया। क्या? रात को छत पर गुजर बसर के लिए? अजीर ने फौरन झूठ गढ़ा। जी हुजूर, मैं हुस्ने नियत से गया था, लेकिन जैसे ही कदम रखा छत टूट गई और मैं धड़ाम से नीचे जा गिरा। मेरी टांगे टूटते टूटते बची हैं। बादशाह ने सर पकड़ लिया। क्या? छत टूट गई? तुम गिर गए? तुम्हें चोट आई? अजीर ने फौरन आंखों में आंसू ला दिए। जहां पना, अगर आप मेरा इंसाफ ना करेंगे तो मैं दुनिया में किसके पास जाऊंगा? दरबार में बैठे वजीरों और बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। सब जानते थे कि बादशाह कैसे फैसले करता है। इसी वजह से सबके होंठ दबे हुए हंस भी रहे थे और डर भी रहे थे। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उस घर के मालिक को फौरन पेश किया जाए। मुहाफिज भागे भागे हारिस के घर पहुंचे और उसे पकड़कर दरबार में ले आए। हारिस हैरान परेशान खड़ा था। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हारी छत टूटकर इस शरीफ आदमी के ऊपर गिरी थी? ये सुनकर अजीर चोर ने फौरन गर्दन झुका ली और मासूम बनकर खड़ा हो गया। ऊपर गिरी थी? इसने सादगी से जवाब दिया, जी हुजूर, छत आरजी थी, मैं गरीब आदमी हूं, अभी पक्की छत बनाने के पैसे नहीं थे। बादशाह ने गुस्से में तख्त पर हाथ मारा। तुमने कमजोर छत क्यों बनाई? देखो, ये बेचारा इंसान मरते मरते बचा है। हारिस दंग रह गया। जहां पना, वो चोर था, रात को चोरी करने घर की छत पर चढ़ा था। बादशाह ने झिड़क दिया, मैं पूछूं या ना पूछूं, बोलने की जरूरत नहीं। दरबारी हंसने लगे। वजीरों ने नजरें फेर लीं और बादशाह ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुना गया। चूंकि तुम्हारी छत टूटी और ये बेचारा गिरकर जख्मी हुआ, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। हारिस का दिल धक से रह गया। मौत? लेकिन मेरा क्या कसूर? बादशाह ने हाथ हिलाया। कसूर? ये सवाल मत करो, फैसला हो चुका है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब जानते थे कि बादशाह के फैसले दिमाग से आजाद होते हैं। ऐसी हालत में हारिस के दिल में एक सूझबूझ आई। उसने कहा, जहां पना, अगर मुझे सजा मिलनी ही है तो मेरा कसूर नहीं, कसूर तो उस मजदूर का है जिसने टाट बिछाई थी, उसी ने कमजोर टाट लगाई। बादशाह ने बिना सोचे कहा, सही, इसे छोड़ दो, राज मजदूर को पकड़ा जाए, वही कसूरवार है। राज मजदूर को घसीट कर दरबार लाया गया। वो डर के मारे कांप रहा था। बादशाह गरजा, तुमने कमजोर टाट क्यों बिछाई? राज मजदूर रोने लगा। जहां पना, मैंने हमेशा मजबूत टाट बनाई, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान बट गया था। मेरा कसूर या उस शख्स का जिसने मेरा ध्यान तोड़ा? बादशाह गरज उठा, किसने तोड़ा? राज मजदूर बोला, एक आदमी जो ऊपर छतों पर बैठकर कबूतर उड़ा रहा था। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने हुक्म दिया, राज मजदूर को छोड़ो, कबूतरबाज को पकड़ा जाए। दरबार में शोर मच गया। बादशाह के फैसले पर हर वजीर, हर मुशीर और हर तमाशा देखने वाला हैरान होने के साथ साथ लुत्फ भी उठा रहा था, क्योंकि बादशाह का इंसाफ हमेशा एक नया तमाशा खड़ा कर देता था। कभी किसी को पकड़ो, कभी दूसरे को छोड़ो, जैसे इंसाफ नहीं कोई खेल हो जिसे बादशाह अपनी मर्जी से खेलता हो। अब राज मजदूर को छोड़ दिया गया था और मुहाफिज कबूतरबाज को पकड़ने के लिए रवाना हो चुके थे। बादशाह तख्त पर बैठा नाक के नथने फुलाते और लंबी हंकार भरता रहा, जैसे खुद पर बहुत खुश है कि उसने कितना दाना फैसला किया है। वजीर ने धीरे से कहा, जहां पना, ये मामला शायद थोड़ा पेचीदा हो रहा है। बादशाह फौरन चिल्लाया, खामोश, तालीम याफ्ता लोग हमेशा बात को पेचीदा बनाते हैं। मैं सादा आदमी हूं, सादे फैसले करता हूं। दरबार में दबे हंसी के फव्वारे छूटे। कुछ ही देर बाद दो मुहाफिज एक दुबला पतला घबराया हुआ नौजवान घसीटते हुए लाए। उसके हाथों पर नीला रंग लगा था, कपड़ों पर पंखों के निशान थे और सर पर कबूतर बिठाने वाला गोल छोटा टोकरा रखा था। बादशाह ने उसे देखते ही चिल्लाया, यही होगा वो कबूतरबाज।
नौजवान ने हाथ जोड़ लिए। जहां पना, मैं गरीब आदमी हूँ, कबूतर बेचकर रोजी कमाता हूँ, मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने गुस्से में अपनी कुर्सी आगे खिसकाई। कसूर? तुमने राज मजदूर का ध्यान तोड़ा, उसने कमजोर टाट बिछाया, टाट कमजोर हुआ तो छत टूटी, छत टूटी तो ये मासूम। ये सुनकर अजीर चोर ने तुरंत दुख भरे चेहरे के साथ कराह कर आवाज निकाली। गिर पड़ा। कबूतरबाज हैरानी से बोला, जहां पना, मैंने उसका ध्यान कैसे तोड़ा? राज मजदूर वहीं खड़ा हुआ और बोला, जहां पना, ये कबूतर वाला मेरे घर के सामने छत पर बैठा कबूतर उड़ा रहा था। मैं तो ताड़ बिछा ही रहा था, लेकिन उसने इतनी तेज सीटी बजाई कि मेरी नजर कबूतर पर गई। बादशाह ने सांस फुलाकर कहा, सीटी? अच्छा, तो ये कसूरवार है। कबूतरबाज रोते हुए बोला, जहां पना, मैं तो सीटी इसीलिए बजाता हूं कि मेरे कबूतर वापस आएं। ये तो मेरा काम करने का तरीका है। अगर किसी का ध्यान बढ़ गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने दाढ़ी खुजाई और कहा, अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सीटी बजने में तुम्हारा कसूर नहीं है? कबूतरबाज बोला, नहीं जहां पना, कसूर तो उसका है जिसने मुझे सीटी बजाने पर मजबूर किया। बादशाह हैरान रह गया। मजबूर? कौन? कबूतरबाज ने अफसुर्दा आवाज में जवाब दिया, वो आदमी जिसकी बिल्ली मेरी छत पर चढ़ गई थी। मैं कबूतर संभाल रहा था, बिल्ली आई, मैं घबराया, कबूतर भागे, मैंने सीटी बजाई और राजमजदूर का ध्यान बट गया। दरबार में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। एक वजीर ने अपनी दाढ़ी में उंगली फेरते हुए कहा, ये तो इंसाफ की जड़ें और गहरी हो रही हैं। बादशाह ने हाथ उठाया, खामोश, मैं हूं इस मुल्क की अक्ल, मैं बताऊंगा कसूर किसका है। फिर उसने जोरदार आवाज में हुक्म दिया, कबूतरबाज को छोड़ दो, वो आदमी पकड़ा जाए जिसकी बिल्ली ने यह हंगामा खड़ा किया है। मुहाफिज फौरन दौड़ पड़े। अजीज चोर खुशी से मुस्कुराया। वो सोच रहा था, वाह, बादशाह कितना अच्छा है, मेरा बदला तो पूरा मुल्क भुगत रहा है। हारिस बेचारा सिर पकड़कर बैठ गया। अब मामला कबूतर से बिल्ली तक पहुंच चुका था और हर पकड़े जाने वाले के साथ इंसाफ की रस्सी और उलझ रही थी। कुछ देर बाद मुहाफिज एक मोटे तोंद वाले आदमी को लेकर आए जो हाँफ रहा था। उसकी कमीज पर बिल्ली के बाल चिपके हुए थे। बादशाह ने देखा तो तुरंत चिल्लाया, यही होगा बिल्ली वाला। आदमी ने हाथ जोड़ लिए, जहां पना, मैं एक सम्मानित नागरिक हूं, मेरी बिल्ली शरीफ है, वो किसी छत पर नहीं चढ़ती। बादशाह ने उंगली उठाई, झूठ, कबूतरबाज ने बताया कि तुम्हारी बिल्ली ने कबूतर भगाए। आदमी डरते हुए बोला, जहां पना, मैंने बिल्ली को नहीं भेजा, बिल्ली खुद छत पर जाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं? कसूर तो उसका है जिसने मेरी बिल्ली को उस तरफ बुलाया। बादशाह गुस्से में खड़ा हो गया, बिल्ली को किसने बुलाया? आदमी रोते हुए बोला, वो कसाई जिसने सामने वाली गरी में मांस तांगा हुआ था। मांस की खुशबू आई, बिल्ली लालच में भाग गई। फिर से दरबार में सरगोशियां होने लगीं। अब इंसाफ मांस की तरफ जा रहा है। अब लग रहा है कसाई की कोई खैर नहीं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, बिल्ली वाले को छोड़ दो, कसाई को पेश किया जाए। हारिस ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा, ऐ इलाही, ये इंसाफ है या कोई चक्कर? अजीज चोर ने सिर झुकाकर हंसी रोकी। दरबार शोर गुल से भर गया। लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ परेशान। बादशाह अपनी जगह संतुष्ट बैठा था, जैसे उसकी अक्ल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। और यूं इंसाफ एक और मोड़ पर पहुंच गया। छत टूटने का जुर्म अब कसाई के मांस तक पहुंच गया। अगला तमाशा अभी बाकी था और पूरा दरबार जानता था कि असली कसूरवार वो चोर है जो बादशाह के सामने मासूम बनकर बैठा है, मगर बादशाह की मर्जी उस सादगी को कभी नहीं समझ सकती थी। रात के पिछले पहर तक शहर के हर कोचे में राजा के अजीब और अनोखे फैसलों की खबरें फैल चुकी थीं। लोग चूल्हों के पास बैठकर सिर हिलाते और कहते, आह, जब राजा बुद्धि से खाली हो तो अदालत अंधी नहीं लंगड़ी हो जाती है। आज छत टूटने पर गरीब लगभग लटक ही लाया था, कल ना जाने किस पर क्या बीते। लेकिन उसी शहर के बाहर नदी के किनारे एक बासीदा सी खानकाह थी। वहां एक उच्च पद वाले बुजुर्ग हजरत शेख नौमान बसरी रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, पर दिल में ऐसा नूर था जैसे सदियों का अनुभव इकट्ठा हो। लोग दूर दूर से सिर्फ एक सवाल पूछने आते और शेख की जुबान से निकले कुछ शब्द जैसे सीने की गांठें खोल देते। उसी रात खानकाह का दरवाजा धीमी सी दस्तक से खुला। एक सांस चढ़ा हुआ आदमी अंदर आया, चेहरे पर डर, कपड़ों पर धूल। हुजूर, वो हाँपते हुए बोला, राजा ने फिर जुल्म का फैसला कर दिया। आज चोर गिरकर घायल हुआ तो मालिक को लटकाने लगा।
फिर उसे छोड़कर मजदूर, फिर मजदूर को छोड़कर कबूतरबाज। अब ना जाने कल किसकी बारी होगी। शेख नौमान ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। कुछ पल बाद बोले, जब इंसाफ सिंहासन से रुखसत हो जाए तो फिर जुल्म खुले दरवाजे से अंदर आ जाता है। मगर उसी समय शेख ने आंखें खोली। उनमें वही अजीब सा नूर झिलमिलाया जो सिर्फ औलियाओं के दिलों में होता है। सुबह सुबह मुझे दरबार ले चलो। इस शहर को अब बुद्धि की जरूरत है, वरना सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर दरबार में हंगामा मचा हुआ था। कबूतरबाज को ले आए थे। राजा उसे मौत की सजा देने के लिए तैयार बैठे थे। दरबारी खुशी से हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे और कबूतरबाज रोते हुए कह रहा था, हुजूर, मैंने कौन सा खून किया है? कबूतर उड़ाना कब से अपराध हो गया? मैं तो गुनहगार ही नहीं हूं। राजा ने माथा तिरछा कर कहा, चुप! तुम्हारे कबूतर ने मजदूर का ध्यान भंग किया। मजदूर ने टाट कमजोर रखा, टाट कमजोर हुआ तो छत गिरी, छत गिरी तो चोर गिरा, चोर गिरा तो इंसाफ की मांग हुई। इसलिए असली दोषी तुम हो। दरबार एकदम हंस पड़ा। मंत्री एक दूसरे को कोहनी मारकर बोले, राजा सलामत, क्या कड़ी से कड़ी जोड़ दी है? सुभान अल्लाह। अचानक दरबार के दरवाजे पर धीमी मगर गरिमामयी दस्तक हुई। कौन है? राजा ने नाखुशी से पूछा। एक आवाज गूंजी, वो व्यक्ति जिसे इंसाफ के सुल्तान ने बुलाया है, ना कि राजा ने। दरबार शांत हो गया। शेख नौमान बसरी अंदर आए। उनकी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और धीमे कदम, ऐसा लगा जैसे कोई सदियों की बुद्धि लेकर चल रहा हो। राजा हैरान रह गया। शेख, आप यहां? शेख ने हाथ उठाकर सलाम किया और बोले, हम इस दरबार में तब आए हैं जब इंसाफ ने अपना चेहरा छिपा लिया है और जुल्म ने राजा के हुक्म पर हंसना शुरू कर दिया है। सब पर सन्नाटा छा गया। राजा ने बेचैनी से पूछा, शेख, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इंसाफ ही कर रहा हूं। शेख मुस्कुराए, पर वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई चिकित्सक बीमार दिल तक दवा पहुंचा रहा हो। हुजूर, किस नजरिए से आप इंसाफ कर रहे हैं? कबूतरबाज ने किसका खून किया, किसकी चोरी की, किसका हक छीना या किस पर जुल्म किया? राजा घबरा कर बोला, मगर उसने मजदूर का ध्यान भंग किया। शेख ने धीरे से कहा, राजा सलामत, अगर किसी के ध्यान का भंग होना अपराध है तो फिर इस देश में कोई भी बेगुनाह नहीं बचेगा, क्योंकि ध्यान इंसान का होता है, कबूतर का नहीं। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। कबूतरबाज की आंखों में उम्मीद जाग उठी। शेख ने बात आगे बढ़ाई, और अगर अपराध की जड़ तलाशनी है तो असली जड़ वही है जिसने रात के अंधेरे में छत पर चढ़कर किसी के घर में कदम रखा। जिस नीयत से आया वही उसका असली अपराध है। रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। ये पहली आवाज थी जिसने असली दोषी की ओर इशारा किया था। राजा हैरानी से बोला, आप कहना चाहते हैं कि दोष चोर का है? शेख ने जवाब दिया, दोष चोर का नहीं, दोष चोरी के इरादे का है, क्योंकि नीयत खराब हो तो घर की टूटी छत भी अपराधी नहीं बन सकती। दरबार गूंज उठा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, शेख, आपकी बात में वजन है, मेरी बुद्धि शायद इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। शेख ने हुक्म दिया, हुजूर, पहले सारे बेगुनाहों को रिहा करें। कबूतरबाज, मजदूर, घर का मालिक, इन सब का इस चोट, इस गिरी हुई छत और इस उपद्रव से कोई लेना देना नहीं। असली दोषी केवल वही है जो रात की तारीकी में अपराध का इरादा लेकर आया। राजा थोड़ा कांपा, जैसे उसकी आंखें पहली बार खुली हों। फौरन सब बेगुनाहों को रिहा करो, राजा ने गरज कर कहा। सिपाहियों ने तालियां बजाईं, मंत्री हैरान रह गए और दरबार में एक अजीब सा सुकून उतर आया। मगर शेख ने अपनी बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, असली फैसला अभी बाकी है। असली अपराधी तो अभी दरबार में आया ही नहीं, असली हिसाब अभी शुरू होगा। और इस तरह पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। दरबार में मौजूद लोग अभी तक शेख नुमान के शब्दों की गूंज में डूबे हुए थे। असली फैसला अभी बाकी है, ये वाक्य जैसे हर दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। राजा हिचकिचाते हुए पूछे, शेख, कौन सा फैसला? असली अपराधी तो वही चोर था जो छत तोड़कर अंदर आया, जिसके कारण सारा उपद्रव हुआ।
वही तो पकड़ा जाएगा। शेख ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बहुत हल्के लहजे में कहा, हजूर, चोर ने चोरी क्यों की? उसकी नीयत कैसे पैदा हुई? उसके कदम उस अंधेरे रास्ते तक कैसे पहुंचे? अपराध कभी अकेला पैदा नहीं होता, उसकी जड़ें होती हैं, और आज हमें उन्हीं जड़ों को देखना है। राजा चुप हो गया। दरबार में पहले से भी गहरा सन्नाटा फैल गया। शेख नुमान ने एक सिपाही को इशारा किया, चोर को पेश करो। कुछ देर बाद वो युवा चोर हम्माद कांपता हुआ दरबार में लाया गया। चेहरे पे शर्म की परतें, आंखों में थकान, मगर कहीं कहीं आशा की चमक। शेख ने पास रखी प्याली से पानी पिया और फिर पूछा, हम्माद, सच सच बताओ, तुम चोरी की तरफ कैसे आए? तुम्हारा हाथ गैर के माल तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे पास रोजी का कोई रास्ता नहीं था या तुम्हारे दिल में लालच था? युवक की आंखों में आंसू उतर आए। वो कांपती आवाज में बोला, शेख, मैंने बचपन से मेहनत की है। मैं मजदूर का बेटा हूँ। बाजार में बोरी धोई, सराय में बर्तन मांझे, मगर कुछ साल पहले पिता का निधन हो गया। माँ बीमार पड़ गई, काम नहीं मिला और भूख ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। दरबार के चेहरे बदल गए। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। शेख ने धीरे से पूछा, और तुमने अपने राजा के बीतल माल से मदद क्यों नहीं ली? ये शहर तो रोजी की जमीन है। हम्माद ने धीरे जवाब दिया, हजूर के कारिंदे बीतल माल पर कब्जा जमाए बैठे थे। गरीब की फरियाद सुनते ही नहीं थे। कभी कहते कलाना, कभी धक्के देके वापस भेज देते। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना रोटी ना इज्जत। फिर मेरे दिल में शैतान ने सरगोशी की कि एक थैली ही तो उठानी है। बस उसी रात में अपनी भूख लेकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। शेख ने गहरी सांस ली। राजा का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसने पहली बार अपने चारों तरफ बैठे मंत्रियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर शर्म नहीं, हैरानी थी कि राज उनके सामने खुल गया। शेख ने सिंहासन की तरफ मुड़कर कहा, हजूर, अब आप बताइए, असली अपराधी कौन है? ये युवक जिसे भूख ने चोरी पर मजबूर किया, या वो लोग जो बीतल माल पर बैठे रहकर गरीबों का हक खा गए? राजा का सिर झुक गया। पसीने के बूंदें उसके हाथों पर टपकने लगी। शेख ने आवाज ऊंची की, घर की छत टूटी तो मालिक को बांध दिया गया, ध्यान भटका तो मजदूर को पकड़ा गया, कबूतर उड़ा तो कबूतरबाज पर तलवार रखी गई, मगर जिसकी वजह से भूख ने चोरी को जन्म दिया, उसका नाम किसी फहरिस्त में नहीं आया। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रियों के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। शेख ने सबकी तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर आज इंसाफ चाहिए तो असली फैसला ये है, चोरी की जड़ भूख थी, और भूख बीतल माल के निगरानों ने पैदा की। पकड़े जाना चाहिए, सिर्फ अपराधी को नहीं, अपराध बनाने वालों को भी। राजा के दिल पर जैसे चाबुक पड़ा। वो तुरंत खड़ा हो गया। सिपाहियों, बीतल माल के सरदार, मुहासिब और वो सभी अफसर जो गरीबों को धक्के देते रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। दरबार थर थर कांप उठा। वही मंत्री जो कुछ ही क्षण पहले राजा की हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब डर के मारे सिपाहियों के हाथों में जा रहे थे। शेख ने नरमी से राजा के कंधे पर हाथ रखा। हजूर, आज आपने वाकई इंसाफ की नींव रखी है। याद रखिए, अदालत का चिराग तलवार से नहीं जलता, गरीब की दुआ से रोशन होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। शेख, आज मुझे अपनी सल्तनत की असली बीमारी का पता चला है। मैं वादा करता हूं, अब से मेरे दरबार में कोई भूखा नहीं आएगा। बीतल माल हर गरीब का दरवाजा होगा, ना कि अमीरों का खजाना। शेख मुस्कुराए और बोले, अल्लाह राजा का दिल सीधा करे तो सल्तनतों को पलटने में देर नहीं लगती। फिर शेख ने चोर हम्माद के पास जाकर कहा, बेटा, तुमने अपराध किया, मगर इस अपराध में तुम्हारा दिल शामिल नहीं था। तुम्हें सजा नहीं, राह दिखाने की जरूरत है। शेख ने राजा की ओर देखा। हजूर, इस युवक को अपने महल के अस्तबल में नौकरी दो, उसकी माँ का इलाज कराओ। जब भूख खत्म हो जाए तो इंसान अपने अंदर का दीपक खुद जला लेता है। राजा ने तुरंत फरमान जारी किया। हम्माद जमीन पर गिरकर रो पड़ा। शेख, आपने मुझे जिंदगी वापस दी। मैं वादा करता हूं, भूल कर भी दूसरों का हक नहीं लूंगा। शेख ने उसे उठाया। जाओ बेटा, अब तुम्हारे घर की छत नहीं गिरेगी, क्योंकि तुम्हारे नसीब की नींव इंसाफ पर रख दी गई है। दरबार के लोग सर झुकाकर खड़े थे। शेख नुमान दरवाजे की तरफ बढ़े। उनकी लकड़ी की छड़ी संगमरमर पर हल्की हल्की आवाजें कर रही थी, जैसे हिकमत के कदम शहर में रोशनी बिछा रहे हों। बाहर आकाश पर सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था। शेख ने आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा,
जब तक अदल जिंदा है शहर कभी नहीं मरता, और जब तक जुल्म सिंहासन पर बैठा है इंसानियत कैद रहती है। लेकिन आज इस शहर ने इंसाफ की सांस फिर से ली है, और इस तरह वो पुराना शहर जिसमें छत गिरने पर बेगुनाहों को लटकाया जा रहा था, उस दिन से रोशनी, बुद्धि और अदल की बस्ती बन गया।